जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे, तब से एक मैसेज चला गया है देश के जन जी में कि भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पहले तो इन लोग का अहंकार था कि राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं भैया, तो वो तो आपका अहंकार चूर हो गया। धर्मेंद्र प्रधान कहते रह गए कि ये दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, और आपको इस्तीफा देके भागना पड़ गया। नैरेटिव बदल गया। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर 12 बजे रात में इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। उनको जेनजी से कनेक्ट होना है कि भाई जेनजी से पंगा लेना आसान नहीं है। आज के जमाने में 1 मिनट में रील बना देगा, मीम बना देगा, आप नॉन बायोलॉजिकल रहेंगे, आपको 56 इंच का छोटा बंदर बना देगा। तो सब लोग सख्ते में आ गए हैं। जिनको हम लोग कुच्चू पुच्चू मान रहे थे, उन लोगों ने तो मतलब पूरे सरकार की हवा निकाल दी और हुलिया टाइट कर दिया। इतने बड़े बड़े अहंकारियों का, जो चाणक्य बन के घूम रहे थे और विश्व गुरु, सर नॉन कहते तो बायोलॉजिकल। विपक्ष से भी ज्यादा मजबूत जंजीर है। एक बार फिर से छात्रों का मुद्दा बिहार की राजनीति में तहलका मचाता नजर आ रहा है। नेता विपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव आज जिस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, या जिस तरीके से प्रशासन वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहा था, डिटेन कर रहा था, ये सारी तस्वीरें अपने आप में चर्चा का विषय हो सकती हैं कि क्या विपक्ष जो है वो युवाओं के मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से छात्रों का मुद्दा जो है वो आगे बढ़कर दिखेगा। क्या बिहार अब किसी जाति के नाम पर नहीं बल्कि छात्रों के हित के नाम पर राजनीति करेगा। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज का जो कहते हैं ना सेंटर पॉइंट, वो तेजस्वी यादव को डिटेन करना, रिहा करना और उन्हीं तस्वीरों पर रहेगा। इसी पर बात होगी कि बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। क्या सम्राट चौधरी युवाओं को खुश नहीं कर पा रहे हैं या युवाओं के मन का नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जनजी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर जितना चर्चित नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो रील में बिहार के प्रोटेस्ट की वजह से चर्चित हुआ था। जैसे बैरिकेड उठाना, वाटर कैनन पे डांस करना, ये सारी तस्वीरें बिहार की जो थी वो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तो क्या बिहार का जो युवा है वो बिहार की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर करने वाला है। इन्हीं सब पर चर्चा होगी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं। सर, आपको क्या लग रहा है? एक तो आप एक लंबा आपका अनुभव रहा है पुलिस सिस्टम को देखते हुए, पुलिस विभाग में काम करते हुए। पुलिस ने जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि दमन करने की कोशिश तो प्रोटेस्ट को की थी, वो वाला जो पहले युवा कर रहे थे, लेकिन वो दबा नहीं पाई। सोशल मीडिया पर वो जो मैसेज देने की युवाओं ने कोशिश की थी, वो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश भर में चला गया। तो अब जो तेजस्वी सड़क पर उतर आए हैं, जैसे कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस दमन कर रही थी, हथियार वगैरह का इस्तेमाल किया। कल सर बड़ा डिस्कस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि हमने अत्यधिक बल तो प्रयोग किया ही नहीं, जितना जरूरी था बस उतना ही किया था। सिविल यूनिफॉर्म में क्यों गए, उसका भी जवाब दे दिया गया। तो बहुत सारे चर्चा का मुद्दा। आज सबसे पहले तेजस्वी को जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि बिहार पॉलिटिक्स में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है, या ये बहुत कॉमन सी चीज है जो हर बार बिहार की राजनीति में होती है? नहीं, सही कहा। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज राष्ट्रीय जनता दल जो है, बिहार का जो मुख्य विपक्षी दल है, आरजेडी, आरजेडी का राजभवन मार्च था। राजभवन को नया नाम आप जानते हैं, लोक भवन पड़ गया है। तो राजभवन मार्च था, और ये मार्च का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि 25 जुलाई को जो बिहार बंद बुलाया गया था, उस दिन बिहार के सिवान जिले में एक जवान ने, पुलिस के एक जवान ने बच्चों पर AK-47, जो एक आधुनिक ऑटोमेटिक राइफल होती है, AK-47 चला दिया था। 2-3 बच्चों को गोलियां लगी भी थी। तो वो एक बहुत गंभीर मामला था, क्योंकि पुलिस के पास AK-47 होता है, लेकिन वो खूंखार आतंकवादियों से लड़ने के लिए होता है। खूंखार अपराधियों से, मान लीजिए आप किसी आतंकी के घर पर आप दबिश करने जा रहे हैं, तब पुलिस AK-47 लेके जाती है, क्योंकि उसके पास भी आधुनिक हथियार होते हैं। तो वहां बात समझ में आती है। लेकिन ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि बिहार बंद में AK-47 निकाल लिया गया है, और वो भी जो छात्रों का बुलाया हुआ बंद है, जिसमें आप ही के देश के भविष्य सड़कों पर निकलेंगे। तो ये तो बड़ा गंभीर मामला था। शुरू में तो इन लोगों ने सीधे जो होता है खंडन कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आज के जमाना में दिक्कत यह है कि हर चीज आपकी रिकॉर्ड हो जाती है। तो फिर वो भी जवान साहब रिकॉर्ड हो गए, तो उनकी पहचान भी हो गई, कोई अभिषेक पटेल है।
फिर उनको उसको सस्पेंड किया गया। हालांकि सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती है, निलंबन तो आप आज निलंबित होइएगा, 1 महीने बाद निलंबन से मुक्त हो जाइएगा, लेकिन एक खाना पूरी के तौर पर निलंबित किया गया। और अभी कल परसों सिवान के एसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया, जो पूरन झा सिवान के एसपी थे, उनका ट्रांसफर भी माना जा रहा है कि इसी AK-47 के मतलब विवाद को दबाने के लिए किया गया है। तो आज जो ये राजभवन मार्च था, तेजस्वी यादव उसकी अगुवाई कर रहे थे, जो उस मतलब विपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, लालू के छोटे बेटे हैं। अब देखिए इसमें 2-3 बातें हैं, एक इसके 2-3 निहितार्थ हैं इस राजभवन मार्च के। एक बात तो यह है कि पिछले कई महीनों से तेजस्वी यादव की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही थी कि वो कहाँ विपक्ष गायब के है नेता, तेजस्वी? हाँ, कि वो विपक्ष के नेता की भूमिका को गंभीरता से नहीं ले रहे। अब जब बिहार एकदम जल रहा था, जब भरत तिवारी की हत्या हो गई थी, पूरे बिहार में एकदम आग लगी हुई थी, बहुत तनावपूर्ण माहौल था, तेजस्वी पतली गली से निकल गए, यूरोप चले गए। क्या कहें, छुट्टियां मनाने यूरोप गए हैं बीवी बच्चों के साथ। लोगों ने कहा कि ये छुट्टियां मनाने का समय नहीं था, भारत तिवारी के गांव नहीं गए, बिलौटी नहीं गए, आप सीधे यूरोप चले गए। जब जेनजी का आंदोलन चल रहा था तब उनकी तस्वीर दुबई से आ रही थी। यहां तक कि बांकीपुर उपचुनाव हुआ जिस पर पूरे राष्ट्र की नजर थी, राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया था, तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार के नामांकन में भी नहीं आए और बांकीपुर में ऐसी हालत हो गई कि जमानत तक जब्त हो गई राष्ट्रीय जनता दल की। तो मैंने भी कई इंटरव्यू में कहा अलग अलग चैनलों को कि अगर तेजस्वी यादव नहीं संभलते हैं समय रहते तो वो बिहार की राजनीति में तो अप्रासंगिक हो छवि जाएंगे। सुधारने के लिए सर, छवि सुधारने के लिए उन्होंने किया है। जी जी, तो वही मैं कह रहा था कि वो बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे तेजस्वी। प्रशांत किशोर बिहार में विपक्ष का मुख्य चेहरा बन जाएंगे, पप्पू यादव बिहार में विपक्ष का मुख्य चेहरा बन जाएंगे, है ना। मैंने कहा कि इन दोनों से बहुत ज्यादा खतरा है तेजस्वी को कि ये बिहार की राजनीति में सत्ता में तो है ही नहीं, विपक्ष में भी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी आत्मनिरीक्षण किया होगा, उनके सलाहकारों ने भी सोचा होगा कि भाई राजद क्यों इतनी तेजी से पतन हो रहा है हमारा। तो उनको लगा होगा कि भाई अब आपको मोर्चा पर आने की जरूरत है। आप यूरोप में रह के वीडियो कॉल करके बिहार की राजनीति नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल अजीबोगरीब बात हो गई कि मैं पेरिस के होटल में हूं, लंदन के होटल में हूं और मैं वीडियो कॉल करके बिहार की राजनीति कर लूंगा। ये तो भाई बड़ी अटपटी बात हो गई। तो उसके बाद से आपने देखा होगा बांकीपुर हार के बाद से तेजस्वी यादव अब थोड़ा ज्यादा उनकी अब सक्रियता हो गई है, यहां पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, डीजीपी से मिलने चले जाते हैं, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उसी में आज का ये था कि वो सड़क पर आना चाहते थे और आए भी और एक अच्छा मैसेज भी गया। आज देखिए बहुत दिनों बाद मैंने राजद के कार्यकर्ताओं को जोश में देखा। नहीं तो विधानसभा चुनाव के बाद तो लगभग 7-8 महीने हो गए विधानसभा चुनाव के, ये राजद वाले तो एकदम मूर्छा में थे, लगता था कि मूर्छित हो गए हैं। और कोई नहीं, कोई बीच में ट्वीट कर देता था, कोई एक लाइन उधर से बोल देता था। आज तेजस्वी यादव उतरे, उनकी जो बहन है मीसा भारती, वो भी लोकसभा MP है, लालू की जो बड़ी बेटी है पाटलिपुत्र से लोकसभा MP है, वो भी उतरी और उनके साथ हजारों थे। और एक अच्छा काम किया ये इन लोगों ने कि किसी ने पार्टी का झंडा नहीं लिया था, किसी के हाथ में लालटेन छाप झंडा नहीं था, जो हरा रंग का झंडा राष्ट्रीय जनता दल का है, ये सब लोग तिरंगा झंडा लेके आए थे। तो एक बड़ा अच्छा एक मतलब एक ऑप्टिक्स जो कहते हैं, एक बड़ा अच्छा दृश्य तो उपस्थित इससे हुआ क्या था। मैसेज गया? अमिताभ दास जी, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम युवाओं के मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, या ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये वो पार्टी वो मुद्दा वो नहीं है? वो सारे मैसेज दे दिए गए कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हम देश का भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। और एक देखिए इसका व्यवहारिक पक्ष भी है। व्यवहारिक पक्ष ये है कि आप हाथ में तिरंगा लेके हजारों लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस पर को बल प्रयोग में थोड़ी दिक्कत हो जाती डर है। लगता है। हाँ, आज भी बार बार अनाउंस कर रही, क्योंकि वो राष्ट्रीय झंडा तो पुलिस वालों का भी है, ऐसा नहीं कि राजद का है, वो पुलिस वालों का भी है। आज भी बार बार पटना पुलिस अनाउंस कर रही थी कि भाई झंडे को गिरने नहीं दें, झंडे को ये नहीं करें, झंडा ये, उनको इस बात की चिंता थी कि कहीं, क्योंकि आज तो मीडिया का जमाना है ना, लाठीचार्ज होगा, कोई झंडा लेके गिर गया, किसी का उस पर पैर पड़ गया तो एक अलग बवाल हो जाएगा। तो एक उसका व्यवहारिक पक्ष भी है, तो पक्ष है ही मतलब सैद्धांतिक पक्ष है कि हम देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं इसलिए हम तिरंगा लेके निकले हैं। और दूसरा एक व्यवहारिक पक्ष है कि जब अभी जंतर मंतर पर आपने देखा होगा कि पुलिस बल प्रयोग करने के लिए बढ़ी तो सारे बच्चे खड़ा होकर राष्ट्रगान गाने लगे, पुलिस वाले भी अटेंशन में आ गए।
तो इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। ये थोड़ा ताबीज की तरह काम करता है, पुलिस वालों को रोकने के लिए थोड़ा मंत्र ताबीज की तरह काम करता है। तो एक निहितार्थ ये है राजभवन ये मार्च का। उन्होंने अच्छा किया, मतलब वो ये बताने की कोशिश कर जी रहे हैं कि युवाओं के मुद्दे पर हम जी, राजनीति करने नहीं आए हैं, बिल्कुल ये मैसेज बिल्कुल देने की बिल्कुल कोशिश हुई होगी, झंडा नहीं लाके, बिल्कुल ये अच्छा किया। बिल्कुल। और कल तेजस्वी गर्दनी बाग भी गए थे, जो पटना का धरना स्थल है जहां अभी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वहां भी वो गए थे। और अच्छा, वहां भी बच्चे उन्होंने किस कहा बात के लिए शायद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं बिहार में? अब देखिए, ये तो इसके भी अब कई पहलू हैं। एक तो देखिए, जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे, तब से एक मैसेज चला गया है देश के जन जी में कि भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, है ना। पहले हम्म। पहले तो इन लोग का अहंकार था कि राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए सरकार में होते थे। तो ये जो राजनाथ सिंह का स्टाइल था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो वो तो आपका अहंकार चूर हो गया। धर्मेंद्र प्रधान कहते रह गए कि ये दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, और आपको इस्तीफा दे के भागना पड़ गया। तो उसका, और उसके बाद झारखंड में भी जिस तरह से जीत हुई है, बच्चों के सारी मांगे मान ली गई है, तो कहीं ना कहीं एक जेंजी को लगा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है, और उनको लगता है कि भाई हम लोग छोटी मोटी मांग क्या करें, सीधे शिक्षा मंत्री को कहो कि आप इस्तीफा दीजिए। और इसका देखिए दबाव होता है। कल देखिए, गर्दनी बाग आंदोलन शुरू होने के कुछ घंटे के अंदर TRE 4 का विज्ञापन आ गया, कुछ घंटे के अंदर। नहीं तो तो बिहार में एक भी तो बहुत सारे पेपर लीक हुए ही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत, बिहार बिल्कुल बिल्कुल। अछूता रहा है। नहीं ये जो नहीं, अभिशाप है वो देश भर में सब राज्यों को लगा है। और बिल्कुल बिहार को बिल्कुल सर इससे इसलिए ज्यादा क्षति पहुंचती है क्योंकि बिहार का, मुझे लगता है 40% यूथ जो है, 60-80% यूथ कह दे तो भी कम नहीं होगा, जो तैयारी ही कर रहा है सरकारी नौकरी की। बिल्कुल। देखिए, इसकी वजह यह है कि बिहार में उद्योग धंधे तो है नहीं। अब जैसे जैसे भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं, मान लीजिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये सब में ये सब बहुत उद्योग धंधे भी विकसित हैं। गुजरात में तो मुझे लगता है कोई बच्चा यूपीएससी और ये सब की तैयारी करता ही नहीं है। वो पैदा ही सोचता है बड़ा होके कि कौन सा स्टार्टअप लगाना है, तरह से देख कहाँ लेना तो इन्वेस्ट। कोचिंग के सबसे ज्यादा जाल यूपी बिहार में ही तो देखने को मिलते हैं, तब यूपी बिहार तब झारखंड। तो हर बड़ी तो कोचिंग गुजराती यही है। गुजराती लड़के की क्या मेंटलिटी है, वो सोचता है कि अरे हम स्टार्टअप खोल लेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका तो वो स्टॉक तो वो मार्केट सर में लगा बिहार देंगे में ये। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कोई पॉइंट लेके कर रहे हैं, जैसे झारखंड में झारखंड सिविल सेवा आयोग का एक बड़ा मुद्दा था। तो यूपी में बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस बात को, यूपी में भी सर हो रहा है प्रोटेस्ट, तो बिहार में किस बात को लेकर हो रहा है? कोई रेलवे की परीक्षा को लेकर हो रहा है? कौन सी परीक्षा के लिए नाराज है? कई पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट था कि TRE 4 का विज्ञापन निकालिए, वो तो खैर कल निकाल दिया सरकार ने, वो तो खत्म हो गया। हम्म। अब हम्म। इनके दो तीन पॉइंट्स और हैं। एक तो है कि TRE 4 में निगेटिव मार्किंग नहीं हो। निगेटिव हम्म। मार्किंग जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है कि गलत उत्तर देने पर आपके नंबर कटेंगे, निगेटिव मार्किंग का ये लोग विरोध कर रहे हैं, एक बात। दूसरी मांग है कि टीआरई की एकल परीक्षा हो, मतलब एक ही चरण में हो। देखिए, ये TRE 4 का मतलब दर्शकों को मैं बता दूं, ये शिक्षक भर्ती का चौथा चरण है। इसके पहले TRE 1, TRE 2, TRE 3 हो चुके हैं, और ये जो तीनों हुए हैं TRE 1 से लेके 3 तक, वो एक ही चरण में हुए हैं, मतलब एक ही परीक्षा ली गई है। लेकिन TRE 4 में कर दिया गया है, जैसे यूपीएससी या बीपीएससी में होता है कि प्रारंभिक परीक्षा पहले ली जाएगी, फिर मुख्य परीक्षा ली जाएगी, ऐसे किया जाएगा। तो इस पर बच्चे कहते हैं कि ये जब आपने पहले वाले में एक ही परीक्षा ली, तो ये 4 में ये प्रारंभिक और मुख्य, ये इसको बाधा दौड़ बनाने की क्या जरूरत है। तो एक ये उनका बड़ा मुद्दा है। एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर शायद सरकार नहीं माने, वो तो पुराना थोड़ा बहुत आया भी है, डोमिसाइल का मुद्दा। डोमिसाइल का जो मुद्दा होता है, मतलब बिहार के जो मूल निवासी हैं, जो उनको बिहारी हैं, बोलचाल में सीधे कहें कि जो बिहारी हैं उनको नौकरियों में प्राथमिकता मिले। इन लोग का कहना है कि अरे यहाँ नौकरी निकलती है, उसमें यूपी वाले इतना ले जाते हैं, राजस्थान वाले इतना ले जाते हैं, हम लोग तो मुंह देखते रह जाते हैं। सरकार का कहना है कि हम डोमिसाइल को लागू कर दें तो ये हो जाएगा भाई, हमारी रिक्तियां रह जाएगी, बिहार से हम उतने लोगों को नहीं ले पाएंगे। सबके अपने अपने तर्क हैं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं स्पष्ट कर दूं, मैं डोमिसाइल नीति का समर्थन नहीं करता।
मेरा कहना है कि जब बिहारी लोग रोजी रोटी के लिए पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने में जा सकते हैं, सबसे ज्यादा पलायन तो बिहार से ही ना होता है। जब बिहारी लोग रोजी रोटी के लिए यूपी जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, बंबई जा सकते हैं, तो फिर बाहर के लोग बिहार में रोजी रोटी के लिए क्यों नहीं आ सकते? मेरी अपनी निजी राय हाँ ये सर, है। सरकारी नौकरी की है बात सर, सरकारी नौकरी की। अच्छा ठीक है, एक लेकिन ये मामला तो तो है, अंत पर में सर थोड़ा सा मतलब डोमिसाइलिटी का बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, पर थोड़ा सा अगर मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो बिहार के बच्चों के पास कितना ही ऑप्शन है। अगर अगर बहुत ज्यादा उद्योग धंधे होते, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां होती, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में होती, तो शायद ही इस तरीके की डिमांड कम होती। ये एक मुद्दा। नेगेटिव मार्किंग का मुद्दा क्या है सर? नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं होना चाहिए? क्या तर्क है इसके पीछे? अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं, कहीं तुक्के से आप, जैसे तुक्के में कहीं आप अच्छा मार्क्स ना ले लें, इसीलिए तो नेगेटिव मार्किंग होती है। इससे क्यों उतना परहेज है बच्चों को? अब अब ये देखिए, वही इसमें रह तो मुझे मुझे लगता है मेन परहेज ये है कि 1 2 3 में आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं की तो फोर्थ में क्यों करेंगे? बेसिकली इनका ऑब्जेक्शन ये है कि आप अचानक पैटर्न क्यों बदल रहे हैं। इसके पहले भी के तो 3 चरण बिहार सरकार ने करवाए थे, तो उसमें आपने ये किया, तो आप चौथे में आप क्यों ये बदल रहे हैं? बेसिकली ये बात है। ऐसे तो निगेटिव मार्किंग दुनिया की बहुत सारी परीक्षाओं में होता है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो देखिए वहीं पर गर्दनी बाग में ही पीएचडी होल्डर्स का भी एक धरना चल रहा है, जो लगभग 20 दिनों से चल रहा है। क्योंकि अब बिहार में सहायक व्याख्याताओं की नियुक्ति होने वाली है, लेक्चरर जिसको कहते हैं बोलचाल में असिस्टेंट प्रोफेसर। अब उसमें उम्र सीमा घटा के 55 से 43 कर दी गई है, 55 से 43। अब पीएचडी होल्डर्स का कहना है कि, और सही कहना है, मैं मानता हूं कि बिहार के विश्वविद्यालयों में तो इतना लेट सेशन चलता है, सत्र इतना लेट से चलता है, समय पर परीक्षा नहीं होती है, समय पर रिजल्ट नहीं आता, उसमें तो बच्चों की कोई गलती नहीं है। उनकी उम्र बढ़ती जाती है और पीएचडी करने में हमें समय लगता है, और जब उम्र बढ़ जाती है तब आप उम्र सीमा घटा देते हैं। तो इसमें तो कुछ लॉजिक है, इसमें लॉजिक है। क्योंकि 2 3 साल तो देखिए कोरोना महामारी की भी भेंट चढ़ गए थे। 2020 21 22 में हम देखें तो कोरोना महामारी की वजह से बहुत उथल पुथल मची थी, इस कॉलेज वॉलेज सब बंद हो गए थे। तो ये है। इसके अलावा एक 70वीं बीपीएससी का मुद्दा है, जिसकी नियुक्तियां भी हो गई है, लेकिन वहां ये लोग कुछ कॉपियां लेके घूम रहे हैं कि जो थर्ड टॉपर किया था उसकी कॉपी में 3 4 पन्ने तो बिल्कुल सादे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि भाई उसमें भी घोटाला हुआ है तो उसकी नियुक्ति रद्द कीजिए। तो ये और एक बीएसएससी है जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है जो ग्रुप बी और सी वाली भर्तियां करता है। बीएसएससी में कहा गया है कि जो पहले से निविदा पर है, निविदा पर जो है पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका भी विरोध हो रहा है। तो कुल मिला के देखिए तो पल्लवी, तो कई मांगे हैं। मुद्दे बहुत और हैं। इसलिए जो सबसे बड़ा जो छात्र नेता अभी बिहार का है, दिलीप कुमार जिसका नाम है, जो अभी मेन चेहरा है आंदोलन का, दिलीप कुमार ने कहा कि परसों से यानी 21 अगस्त से वो मतलब भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। तो यदि वो भूख हड़ताल पर बैठता है, और मैं जानता हूं, मेरे भी पास कभी कभी आता है, जिद्दी लड़का है, लाठी वाठी खाता रहता है, जिद्दी है, उसका एक पैर जेल में ही रहता है, तो भूख हड़ताल भी कर ही देगा, वो पीछे नहीं जाएगा। तो उसके बाद सरकार की दिक्कतें और बढ़ेंगी, सरकार की दिक्कतें और बढ़ेंगी, भीड़ बढ़ती तो आप जाएगी, ये और कहना फिर चाह रहे हैं दिल्ली, फिर झारखंड और अब तीसरा प्रोटेस्ट बिहार में बिहार होगा? बिहार बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। वही मैं मुद्दे कहना बहुत चाह रहा सारे था जी। हैं, लेकिन जिस बड़े मुद्दे को लेकर आज तेजस्वी जो है वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस मुद्दे का जी जवाब सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की तरफ से दिया गया। कहा गया कि सिविल यूनिफॉर्म पे भी जवाब दी और AK-47 को लेकर भी जवाब दी। उन्होंने कहा हाँ, गोलियां तो चली हैं, लेकिन गोलियां किसी को गोली मारने की नीयत से नहीं चली है। वो जो वो जो पुलिस वाला था वो भीड़ में फंस गया था। वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा है, पर पुलिस वाला ये कह रहा है कि पुलिस की तरफ से एक आ गया कि वो भीड़ में फंस गए थे और भीड़ को छितिर-बितिर करने के लिए उन्होंने हवा में फायरिंग की। ये बात सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस की तरफ से कही गई है। इस पे क्या कहेंगे? इतना बड़ा झूठ तो देखिए पुलिस ही वाले बोल सकते हैं, या फिर मोदी जी ही बोल सकते हैं। बाकी की तो किसी की औकात नहीं इतना बड़ा झूठ बोलने की। अरे भैया, जिसका वीडियो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, वो जो जवान है अभिषेक पटेल, जिसने सिवान में गोलियां चलाई है, हमने भी वीडियो देखा है, बार बार देखा है। वो कहीं से भी भीड़ में नहीं घिरा था, कहीं और से भी उस हवाई पर फायरिंग आत्म नहीं थी, ऊपर की हाँ, तरफ वही मैं नेक्स्ट आ रहा हूं। कहीं से उस पर आत्मरक्षा का दबाव नहीं था। आत्मरक्षा में तो
हर किसी को आप AK-47 के आप परमाणु बम चला दीजिए तो उसका भी इजाजत है। आत्मरक्षा तो अलग चीज हो गई, लेकिन वो कहीं घिरा नहीं था, उसके और मतलब बच्चों के बीच 50 मीटर का फर्क था। दूसरी बात, ये हवाई फायरिंग नहीं थी, ये किसी को डराने धमकाने के लिए, जिस एंगल पर वो गोली चला था वो एंगल तो जान लेने का था। इसलिए मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि उस पर FIR होना चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए, हत्या के प्रयास का केस होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जांच का यह भी बिंदु होना चाहिए कि AK-47 इश्यू किसने किया था, उसको निर्गत किसने किया था, है ना? क्योंकि वो खुद से वो AK-47 चाहे पुलिस लाइंस में जिसके सार्जेंट मेजर के द्वारा किया गया होगा या SP के आदेश थे, ये बहुत जांच का बिंदु है। अब पता नहीं ये लोग सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत सर कैसे कर इतना लेते हैं। हल्ला मचा था कि डंडे वाली कील लेकर आए थे, उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि वो हमारी तरफ से नहीं था, वो छात्रों की तरफ से था। हो सकता है उस डंडे में तिरंगा रहा हो तो वो कील रह गया हो, हम डंडे वाला कील लेकर नहीं आए थे। आप सिविल देखिए यूनिफॉर्म में क्यों आए थे, उस पे कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ जाता है। हम तो बच्चों की सुरक्षा के लिए सिविल यूनिफॉर्म में आए थे, ताकि कोई प्रोटेस्टर अगर गिर जाए तो हम उसको उठा पाए। इस तरीके की दलील दी गई है। इतना बड़ा झूठ तो फिर मैंने कहा ना, या तो पुलिस वाले ही बोल सकते हैं या मोदी जी ही बोल सकते हैं, और कोई नहीं बोल सकता है। ये तो देखिए, आपने पैलेट गन्स चलाए, इस पर आपने क्या कहा कि छात्रों ने ही पैलेट गन्स चला दिया, इस पर क्या कहा पुलिस ने? और और आप सादा वर्दी में कैसे आए? लॉ एंड ऑर्डर में तो ये परमिटेड ही नहीं है आप सादा वर्दी में जाए। लॉ एंड ऑर्डर में यदि इसका परमिशन मिल जाएगा तब तो सारे गुंडे को सत्ताधारी पार्टी पहुंचा देगी उसमें, पर और सर नेम प्लेट सुप्रीम लगा के। कोर्ट में इस चीज को लेके फटकार नहीं लगी। पुलिस महकमे की तरफ से ये कहा गया कि आंदोलन में हम सिविल यूनिफॉर्म में अपने जो लोग होते हैं उनको भेजते हैं, बच्चों की तरफ से, बच्चों वाली भीड़ में, ताकि अगर कोई ऐसा हो जो घायल हो जाए या वो गिर जाए या कोई उपद्रवी उसमें शामिल हो तो उसको चिन्हित करने के लिए हम सिविल यूनिफॉर्म में भेजते हैं। और ये पहली बार नहीं है, हम ऐसा करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बोला गया पुलिस से। देखिए ये सब पल्लवी, देखिए किस्सा तोता मैना है। अब ये तो आप किसी को आप ये कर लें, आजकल तो ऐसे चश्मा आ गए हैं जिसमें छोटा सा कैमरा लगा रहेगा और उससे आप चिन्हित कर लीजिएगा, उससे फोटोग्राफी होती रहेगी। अब तो विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है, ये हम लोग 21वीं सदी में बात कर रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस के पास ऐसे चश्मा नहीं है जिसमें कैमरा लगा रहेगा और चिन्हित हो जाएंगे? चिन्हित करने के लिए आपको सादा वर्दी में लोग भेजने पड़े, है ना? ये सब तो देखिए और बिल्कुल ये भी फालतू सिविल बात है। वाले पुलिस के साइड नहीं रहेंगे, ये बच्चों के बीच में घुले मिले रहेंगे, ताकि ये कोई सब तो अगर पत्थर। हाँ अब मैं क्या कहूं, अब इस पर हंसू या रो, इतना बड़ा झूठ है। आप हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत में बोल देते हैं, ऐसा दुस्साहस आपने कैसे किया? यदि वो वीडियो क्लिप सिवान वाला सुप्रीम कोर्ट में चला दिया जाए तो इन लोग की क्या हालत होगी? क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों की आंखें नहीं है? वो क्या नहीं देखेंगे कि ये जमान नहीं घिरा हुआ है और ये हवाई फायरिंग नहीं हो रही है, ये निशाना लेके चला रहा है? पता नहीं ये लोग कैसे इतना बड़ा दुस्साहस करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब देखना चाहिए। ऐसे तो इधर सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो मैं क्या कहूँ, निराश करने वाले होते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है जी। कह तो रहे हैं कि पुलिस ने जो जो कार्रवाई की है उस पर जांच की जाएगी, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि हमने अत्यधिक बल कहीं भी प्रयोग नहीं किया है, चाहे वो बिहार हो और चाहे वो दिल्ली हो। दिल्ली में पैलेट गन तक ही इसलिए इस्तेमाल हुआ, क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पर AK-47 की जरूरत नहीं लगी, लेकिन बिहार में उन्हें AK-47 की जरूरत लगी तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ये भी कहा गया कि जो भीड़ आई थी सर, भीड़ की संख्या इतनी ज्यादा थी, उसके मुकाबले जो पुलिस थी वो कम थी, और जो भीड़ थी वो पुलिस वाले पर मतलब टूट पड़े या उन पर प्रहार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की, पैलेट गन और ये सारी चीजें। देखिए पल्लवी, जो भी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है वो हम सब ने देखा है। वो उग्र प्रदर्शन था ही नहीं, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कहीं भी आपको पूरे दिल्ली में जो 20 जुलाई को संसद का मार्च हुआ, पूरा मार्च शांतिपूर्ण था, पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। एक भी गाड़ी में आग लगाई गई है क्या? एक भी पत्थर बच्चों की ओर से फेंका गया है क्या? ये लोग क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो भाई, है ना? और पैलेट गन्स तो शुरू में तो दिल्ली पुलिस ने खंडन कर दिया था कि हमने चलाया ही नहीं कि हम पैलेट गन्स। चलाए नहीं। बाद में जब उसका वीडियो आया तब आपने माना। फिर बाद में राहुल गांधी ने एक लड़के को हाजिर कर दिया कि देखिए इसको पूरा छर्रा लगा हुआ है। तो ये लोग तो एकदम मतलब क्या मैं कहूं, डंके की चोट पर झूठ बोलते जा रहे हैं।
और इतना बड़ा इन लोग से लैप्स हुआ है कि जो गृह मंत्री हैं, जिनके सीधे मतलब अधीन है दिल्ली पुलिस, मैं दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस वहां के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं रहती है, सीधे गृह मंत्रालय के अधीन रहती है। तो अमित शाह पूरे मानसून सत्र में अंतिम 15 दिन लापता रहे, आए तक नहीं। तो ये कि अगर इतना ही अच्छा काम किया था पुलिस ने तो उनको आके कहना चाहिए था, यही बात कहनी चाहिए थी जो आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। वो तो भागते रहे, वो तो मतलब एक मतलब कितने शर्म की बात है कि देश का गृह मंत्री मानसून सत्र के अंतिम 10-15 दिन नदारद रहे और बोलते थे कि मैं तो संसद जाता हूं, कक्ष में जाता हूं, सदन में नहीं जाता। बताइए इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? आप चेंबर में बैठने जा रहे हैं क्या? आप सदन में क्यों नहीं जा रहे? तो संसद बनाया क्यों गया है? सत्र होते क्यों है? तो आप घर ही पर बैठिए। तो ये सब तो देखिए बिल्कुल इन लोगों ने गलत किया है, और जो गलत होगा उसको आप कितनी भी रफूगिरी कर दे, लिपा पोती कर दे, गलत तो गलत रहेगा ही। जी ठीक है, अब हम लोग बिहार पे वापस आ रहे हैं जहां से शुरू हुआ था। तो बिहार में जी जो आज प्रोटेस्ट हुआ सर, जिस तरीके से डिटेन किया गया तेजस्वी को, आपको क्या लगता है कि बिहार में विपक्ष के नेता के साथ भी पुलिस ने जो है वो अत्यधिक बल प्रयोग किया है, या जितनी जरूरत थी उतना ही किया है? क्योंकि नहीं, राहुल वाले केस में एक तस्वीर तो आई थी जिसमें राहुल को डिटेन करते वक्त उन्हें उठाना पड़ा था, उनके नाक वगैरह से ब्लीडिंग आई नाक थी, से उनका सुनाई थी। जूता मिस हो गया था। तो नहीं बिहार नहीं में राहुल, तेजस्वी के साथ भी ऐसा ही किया गया है, या? नहीं नहीं तेजस्वी के साथ एक्सेसिव नहीं किया गया है, मैंने देखा है तेजस्वी के साथ एक्सेसिव नहीं किया गया है। ठीक है, आप उनको पकड़ के आप डिटेन कर लेते हैं तो वो तो खैर, आप जिस जो एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां तो पुलिस की ड्यूटी है। और ऐसा नहीं कि पुलिस ने, राहुल गांधी के साथ दिल्ली पुलिस ने ज्यादा गलत किया था। उनका तो एक जूता गिर गया था और नाक से खून निकल गया था, और वो वहां पुलिस थोड़ा मतलब गुंडों की तरह काम करती दिखाई दे रही थी। पटना पुलिस ने आज तेजस्वी के साथ गुंडों की तरह काम नहीं किया है। ठीक है, आप सड़क पर निकल रहे हैं, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये देखिए, मैं पल्लवी कह रहा हूं कि अभी बिहार की चर्चा में है, बिहार में अभी विपक्ष में मैं 3 बड़े चेहरे देख रहा हूं, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर। अब इन तीनों चेहरों में एक तरह की मैं होड़ भी देख रहा हूं कि वो विपक्ष का जो स्पेस है, अपोजिशन का स्पेस को लेने की। पप्पू यादव गर्दनीबाग पहुंच गए, तेजस्वी यादव आज आए हैं, आप देखिएगा कल या परसों प्रशांत किशोर भी गर्दनीबाग पहुंच जाएंगे। और इसको मैं एक अच्छी बात मानता हूं, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। विपक्ष का खत्म नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार यदि कर रही है, चाहे भारत सरकार या झारखंड सरकार या बिहार सरकार, सब सरकारें दबाव में ही काम करती है। तो ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि भाई इन तीनों में एक होड़ लगी रहे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो कि कि मैं सरकार को ज्यादा नाको दम कर दूंगा तो नहीं, मैं कर दूंगा। तो इसी में कम से कम आम आदमी का तो कुछ कल्याण हो जाएगा। ऐसे तो सरकार एकदम गूंगी बहरी रहती है, ना किसी का सुनना है, ना किसी की बात देखनी है, एक सत्ता का नशा रहता है, सरकार सत्ता के नशा में रहती है। जी जी पल्लवी। तो ये जो तीसरा आंदोलन बिहार में होने को है या उसके बीच पड़ चुकी है, आपको क्या लगता है कि ये उतना ही मजबूत होगा जैसे दिल्ली और झारखंड में हुआ? क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा बिहार में? और एक देखिए और बात की। जी। देखिए आंदोलनों के संबंध में कुछ भी भविष्यवाणी करना बड़ा मतलब ये रहता है, कठिन रहता है, क्योंकि वो आंदोलन धीरे धीरे अनफोल्ड करते हैं। आपको याद होगा जब अभिजीत दीपके आ रहे थे 6 जून को, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आ रहा हूं मैं, और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना पर जाके मैं आवेदन दूंगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, मैंने बड़े बड़े पत्रकारों को सुना, वो लोग कह रहे थे कि परमिशन इनको नहीं मिलेगा। हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वहीं से इनको हो सकता है वापस कर दिया जाए अमेरिका। इनको जंतर मंतर का परमिशन ही नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उनको परमिशन मिला, और शुरू में लगा कि बहुत कम भीड़ आ रही है, फ्लॉप कर गया, फिर भीड़ बढ़ती गई। फिर देखिए, यदि यदि 20, आपको याद होगा मैंने आपके साथ भी डिस्कशन किया था जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया था, आपने पूछा था कि क्या इससे आंदोलन खत्म हो जाएगा? मैंने कहा कि नहीं, जिस तरह से उठाया गया है आंदोलन और बढ़ेगा, और पूरा देश अब जंतर मंतर होगा। तो उसमें नए नए डेवलपमेंट्स होते हैं। अब आप कुछ नहीं कह सकती हैं कि दिलीप कुमार जब बैठेंगे भूख हड़ताल पर तो उनकी हालत कितनी बिगड़ेगी, क्या होगा, क्या सरकार उनको खींच के ले जाएगी अस्पताल, क्या पुलिस के साथ झड़प होगी, वो सब तेजी के साथ अलग अलग घटनाएं होती हैं। तो लेकिन जिस तरह का एक मोमेंटम बना, देखिए अभी मैं फिर बता दूं, अभी पूरे देश में जो जेन जी है उसने राजनीति का व्याकरण बदल दिया।
पहले जो एक राजनीति पिछले कई सालों से चली आ रही थी कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग है तो हिंदू खतरे में है, तो ताजमहल तो तेजो महालय है, तो कुतुब मीनार तो विष्णु स्तंभ है, तो लव जिहाद तो घर वापसी, वो वाली जो एक राजनीति थी ना, वो राजनीति अब नेरेटिव दफन हो बदला है। रही। नैरेटिव बदल गया। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर 12 बजे रात में इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, उनको जेनजी से कनेक्ट होना है। जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी एकदम एक गुलाबी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, पिंक शर्ट पहन के घूम रहे हैं, उनको जेनजी से कनेक्ट होना है। और ये बात ऊपर से नीचे तक लोग समझ गए हैं, राज्य केंद्र से राज्य तक, कि भाई जेनजी से पंगा लेना आसान नहीं है। एक तो संख्या बल इसकी बहुत ज्यादा है, उस पर से बहुत पढ़ा लिखा है, उस पर से बहुत उतना ही रचनात्मक है, और उतना ही मतलब ये टेक सेवी है। आज के जमाने में 1 मिनट में रील बना देगा, मीम बना देगा, क्या बना देगा, आप नॉन बायोलॉजिकल रहेंगे, आपको 56 इंच का छोटा बंदर बना देगा। तो सब लोग सख्ते में आ गए हैं, जेन जी के सामने सब लोग सख्ते में, और इसलिए इन लोग की मांग तुरंत तुरंत मांगी जा रही है। नहीं तो मैंने देखा है कितने महीने आंदोलन होते हैं, आपको किसान आंदोलन में देखा 700 किसान शहीद हो गए, 13 महीने बाद उनकी मांग सुनी गई। तो सरकार तो इतने मोटी चमड़ी की होती है, लेकिन जेन जी से सभी सरकारें डर गई हैं कि भाई इससे सर पंगा बहुत लेना तो बड़ी बड़ा। बात कर रहे हैं आप। मैं यहीं पे रोक रही हूँ। आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो ये जो यूथ नैरेटिव दे रहा है, इससे सरकार क्यों इतना घबरा जाती है? आखिर यूथ में ऐसा क्या है कि ये कोई भी सरकार हो, सिर्फ मैं केंद्र की सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं झारखंड सरकार की बात कर रही हूँ, जो पूरे देश में विपक्ष की भूमिका में एक तरीके से विपक्ष माना जाएगा, लेकिन झारखंड में इन्हें भी जो है वो झुका दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के अलावा और भी जो सरकारें हैं वो जनजीत से सीधे उलझना नहीं चाहती। तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों ये जो जनजीत है इससे डायरेक्ट कोई पंगा नहीं ले रहा है? नहीं, सबसे बड़ी वजह तो संख्या बल है ना, सीधे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उनका। देखिए जनतंत्र क्या है, जनतंत्र सीधे संख्या बल का खेल है, नंबर गेम है ना। तो इसमें क्या है कि ये बहुत बहुत बड़ी संख्या बल है पूरे देश पर में। फिर यूथ भारत भी को तो आज से पहले कभी यूनाइट नहीं दिखा, यूथ कभी पॉलिटिकली एग्रेसिव भी नहीं दिखा। ऐसा माना जाता था कि इसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये जो लड़के लड़कियां जो थे, जंजीज जो थे, इनको इंटरेस्ट भी नहीं रहता था। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी तरीके से कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन आके किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर बात कर रहा हो। ये अपनी दुनिया में मगन रहते थे, ये अपनी अलग अलग इमोजी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने में मगन रहते थे। ऐसे यूनाइटेड भी नहीं हुए ये कभी। ये भी एक बात। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। मतलब एक इनका स्टीरियोटाइप क्या था जेनजी का, मतलब 2 महीने 3 महीने पहले तक, कि ये कुच्चू पुच्चू वाला जनरेशन है। मतलब कुच्चू पुच्चू जनरेशन है, मतलब इसको कोई गंभीर चीज पर नहीं दिमाग खराब करना है। लड़की है तो बॉयफ्रेंड से मोबाइल रिचार्ज करवा लेगी, लड़का है तो उसको ले जाके पानी पूरी खिलाएगा। मतलब लोग समझते थे कि इसी तक इसका दिमाग चलता है। लेकिन ये एक अंतरधारा बह रही थी जिसको समझने में हमने आपने सब हम गलती लोग कर दी। ये फेल नॉन कर गए, हम सीरियस लोग बच्चे कुछ ज्यादा ही सीरियस थे, अंदर ही अंदर ये कुछ बहुत ज्यादा ही, सीरियस थे, जिनको कुछ लोग नॉन सीरियस बिल्कुल, मांग रहे थे। जिनको हम लोग कुच्चू पुच्चू मान रहे थे, उन लोगों ने तो मतलब पूरे सरकार की हवा निकाल दी और हुलिया टाइट कर दिया। इतने बड़े बड़े अहंकारियों का जो चाणक्य बन के घूम रहे थे और विश्व गुरु सर नॉन कहते तो बायोलॉजिकल। विपक्ष से भी ज्यादा मजबूत जंजीर है। विपक्ष में बिल्कुल बहुत सारे बड़े बिल्कुल पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन शायद वो बिल्कुल, नैरेटिव कोई नहीं भेद पा रहा था। राम नहीं मंदिर नहीं सुने, के नाम पर जो हिंदू राष्ट्र बनाने का नैरेटिव था, मैंने देखा विपक्ष भी ना तो इस पे हमला कर पाता था और ना ही इसका जवाब दे पाता था, क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी कहने की कोशिश करते थे आपको हिंदू विरोधी बना दिया जाता था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये जंजीर जो है वो हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। जब आप इनसे बिल्कुल बोलते हैं तो ये बड़ा अच्छे से, मतलब जब आप कुछ भी बात करते हैं तो ये राम मंदिर की काट निकालना जानते हैं, और ये बिल्कुल हर मुद्दे को अपने अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि सब ये पूरी क्रांति खेल खेल में हुई, है ना। एक एक कहावत है कि मजाक मजाक में अब्दुल रज्जाक, है ना। मियाँ बीवी के मजाक मजाक में अब्दुल रज्जाक पैदा हो गया। तो वही बात है ये। देखिए जब हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा था कि ये कॉकरोच है, तो बेचारे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जो कॉकरोच बोल रहे हैं ये इस देश में इतनी बड़ी क्रांति का सबब बन जाएगा। और अभिजीत दीप के कहा, बोस्टन यूनिवर्सिटी के किस हॉस्टल में बैठा हुआ लड़का जिसको हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था, एक साधारण परिवार का लड़का,
वो रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी बना देगा। तो आपको और क्या उस लगता है कि अभिजीत ने ये पॉलिटिक्स चेंज कर डाली है? क्योंकि अभिजीत ने नहीं तो नहीं, जंजीर को बुलाया था ना, ये जो जेन अल्फा अलग ही बवाल काट रहे हैं। अभी हमने देखा देखिए, आजमगढ़ में कल लड़कियां आंदोलन कर रही थी, छोटी छोटी बच्चियां कह रही हमें तो टीचर चाहिए तभी हम सड़क से उतरेंगे। नहीं सही यहाँ कहा पे आपने। देखिए, मेरा मेरा ये एनालिसिस है, मेरा ये विश्लेषण है कि बारूद का ढेर तैयार था, असंतोष का बारूद तैयार था। अभिजीत दीपके ने उस पर एक चिंगारी चिंगारी फेंक मारी। दी। चिंगारी फेंक दी, इसको चिंगारी का इंतजार था। नहीं तो बारूद का ढेर तैयार हो रहा था, इतने पेपर लीक हो रहे थे, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था यूथ में। देखिए कितना पिछले कुछ साल में, देखिए खास के 2014 के बाद रेलवे में नियुक्तियां आनी लगभग बंद हो गई। भारतीय रेलवे पहले सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला विभाग होता था, भारतीय रेलवे में नौकरियां आना लगभग बंद हो गई। सेना में जो नियमित बहाली होती थी, है ना, वहां नियमित बहाली बंद हो गई, अग्निवीरों की बहाली होने लगी। 24 साल में आप अग्निवीर बनिए, 28 साल में आप रिटायर कर जाइएगा, है ना। कितना बड़ा मजाक है, 28 साल में नौजवान रिटायर कर रहे हैं और कोई पेंशन नहीं, कोई लाभ नहीं। कोई भी बड़ा एग्जाम हो रहा है तो उसको, उसका आपको पेपर लीक हो रहा है ना, कोई भी बड़ा एग्जाम। और उसके बाद इन्होंने आईएएस आईपीएस को भी नहीं छोड़ा, वहां लेटरल एंट्री होने लगी। लेटरल एंट्री आपने सुना होगा कि प्राइवेट जॉब से सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के लोगों को बना दिया जाए। मतलब आप बिना यूपीएससी का कंपटीशन क्लियर किए बिना आप पिछले दरवाजे से सीधे भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर हो जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, जेएनयू से लेकर डीयू तक सबको बर्बाद करने की कोशिश की गई, है ना। कहीं पता चला कि आईआईटी में गोमूत्र पर रिसर्च हो रहा है, तो जेएनयू के वीसी कह रहा है कि जेएनयू के कैंपस में टैंक रखा जाएगा, टैंक, जिससे कि बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़े। बताइए, मतलब ऐसे ऐसे मतलब बेसिर पैर की बातें करने लगे लोग। तो ये गुस्सा, ये असंतोष बढ़ता जा रहा था और एक असंतोष का बारूद तैयार हो गया था देश में। और लोग फेल कर गए थे वो समझने में कि भाई इतना गुस्सा है। और तब अभिजीत दीपके ने जो एक उस पर चिंगारी फेंक दी तो वो पूरे अब आग लग गई है। और अब तो ये अब मैंने तो देखा जंजीर जंजीर अब जेन अल्फा अलग ही बवाल काट रहा जेन है। अल्फा है। छोटे छोटे और बिल्कुल, छोटे बच्चे। और देखिए ये पल्लवी, अब ये आंदोलन ऑटो पायलट पर है। एक मिनट के लिए मान लिया जाए क्या कि अभिजीत दीपके कहेंगे कि अब मैं छोड़ रहा हूं आंदोलन, मैं बोस्टन लौटता हूं, तब भी ये अरे सर, आंदोलन चलता अभिजीत रहेगा। दीपके के लिए तो सीधे सीधे ऑफर आ रहा है, एनडीए में आइए, एनडीए का हिस्सा बनिए। तो लेकिन अभिजीत देखिए ये दीपके का तो लेकिन जी। अब ये अभिजीत दीपके के हाथ से निकल गया है, अब ये सोनम वांगचुक के भी हाथ से निकल गया। अब ये आंदोलन ऑटो पायलट पर है। जैसे हवाई जहाज ऑटो पायलट पर रहता है ना, कि पायलट को हार्ट अटैक भी आ जाता है तब भी हवाई जहाज उड़ता रहता है, तो ये पूरा आंदोलन जो है वो ऑटो पायलट पर आ गया है। और ये आंदोलन बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस देश में जेन अल्फा क्यों कूद रहा है, उसको तो अभी नौकरी की चिंता नहीं है, वो तो अभी स्कूलों में ही है। लेकिन स्कूल की हालत देखिए, ना वहां पंखा है, ना वहां टॉयलेट है, ना टीचर्स आते हैं, ना वहां सड़क बनी हुई है, ना वहां अच्छा भोजन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो वो अलग कर रहे हैं। और सरकार, अब क्या आप कीजिएगा, आप जेन अल्फा के घर पर तो आप ईडी का रेड करवाइएगा नहीं। वो 8वीं का बच्चा आपको ये गालियां देगा, आप ईडी का रेड भी नहीं करा सकते, आपके तो सारे हथियार फेल कर गए हैं। तो इसलिए सरकार में इतनी ज्यादा बेचैनी है, इतनी ज्यादा बौखलाहट। अभी देखिए आईटी सेल के अमित मालवीय को बलि का बकरा बना दिया गया। अब बताइए अमित मालवीय क्या करते, उनकी जगह कोई मालवीय रहते, वो जेंजी की आंधी बर्दाश्त कर पाते क्या। लेकिन उनको बलि का बकरा बना दिया गया कि भाई तुम तो कुछ कर ही नहीं सका, जेंजी ने तो हम लोग को रगड़ दिया पूरा, तुम्हारा आईटी सेल क्या करता रहा। अरे अमित मालवीय की जगह कोई भी रहता तो इस तूफान में नहीं टिकता, नहीं, कोई भी नैरेटिव तो रहता। उन्होंने पूरा सेट किया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है, बिल्कुल, तो विदेश फंड दे रहा है, तो चाइना से आ बहुत रहा है। सारे उन्होंने नैरेटिव थे, कोशिश बहुत की थी। बहुत कोशिश की थी। किसी से कहला रहे हैं कि गटर जनरेशन है, गटर जनरेशन है, ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह की तो पूरा एक बनाया जा रहा था कि ये मतलब नहीं है, संस्कार वाले बच्चे नहीं हैं, ये है जो ड्रग्स लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन सब फेल कर गया, क्योंकि इतना बड़ा ये मुद्दा है कि अब इसमें अब आपका झूठ काम नहीं करेगा कि कंगना रनौत बोल देगी कि गटर जनरेशन है तो लोग मान लेंगे गटर जनरेशन है। तो ये सब बातें हैं सरकार के लिए। और इसमें देखिए फिर बिहार में ये शुरू हो गया, तो बिहार तो भाई बिहार ही है, ये तो पता नहीं सरकार का क्या हल बना देगा यहाँ के बच्चे। तो बिहार में अगर कोई आंदोलन होता है तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा अपने आप आंदोलन में हो एक जाता अलग है चीज फिर होती है, सीधे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
एक मैंने किसी की बात कहीं तो पढ़ी थी जिन्होंने ये कहा था, अच्छे कोई आदमी थे, नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने ये कहा था कि अब अगर वो मरेंगे तो चैन से मर पाएँगे क्योंकि अब उन्हें एक अरुंधति आशा हो रॉय, गई। हाँ, अरुंधति रॉय अरुंधति ने रॉय। कहा, आपने भी सच अरुंधति रॉय ने शायद कहा। ये बात बोला कि अब अगर उनको मौत आएगी तो चैन से आएगी क्योंकि अब हाँ, हाँ, अपने आप में विवेकशील लोग आगे आ रहे हैं। मतलब आप बिल्कुल, आज तक हम सोचते थे ना कि हमारे समाज में जो ट्रेन का जो इंजन होगा, अब वो कोई बहुत पढ़ा-लिखा, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल मतलब पीएचडी-वीएचडी किया हुआ कोई आएगा जो हमें मार्गदर्शन देगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे जो 9th 10th 11th-12th बिल्कुल, या उससे भी छोटे बच्चे हैं, वो भी निकल गए। आज तस्वीर आ रही थी कि छोटे-छोटे बच्चे डीएम कार्यालय में डीएम से बात करने जा रहे हैं कि हमारे फिज़िक्स के टीचर नहीं आते। तो मतलब आप बिल्कुल, ये जो प्रोटेस्ट है ना सर, इसके लिए किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारे समाज की सबसे बुरी आदत है कि हमें कोई एक लीडर चाहिए होता है, एकदम गाड़ी के इंजन की तरह कि इंजन चलेगा तो पटरियाँ चलेंगी। लेकिन अब बच्चे जब खुद से ही आगे निकल रहे हैं, उन्हें बिल्कुल। किसी सो कॉल्ड लीडर की ज़रूरत नहीं है, तो समाज कहीं न अभी कहीं अब बदलाव बहुत बड़े बदलाव की अभी तरफ जो जा रहा है। ये जो झारखंड में आंदोलन हुआ था रांची में, उसमें आपने एक बच्चे को देखा होगा, जैद नाम का बच्चा था, मतलब बारह हुँ, तेरह हुँ। साल का बच्चा था। और वो झारखंड आंदोलन के, वो क्लास 6 का बच्चा है, क्लास 6 का बच्चा है। और झारखंड आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर हीरो बन गया, उसके कितने इंटरव्यू आ रहे हैं। और वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, इतनी अच्छी हिंदी बोलता है, और लगता है कि कितना बड़ा, इसने कितनी दुनिया देखी हो। और एकदम दार्शनिक अंदाज में बोलता है। तो ये सब तो देखिए, वही जो अरुंधति राय ने कहा कि अब मैं शांति के साथ जा सकती हूँ, वही बात है। ये बात बहुत लोगों के दिमाग में आ रही है कि हम लोग नाउम्मीद हो गए थे कि हिंदुस्तान के भविष्य को लेके, कुछ तो वो बड़ा उम्मीद तो होगा फिर ये जगी है। सोचा भी नहीं था कभी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, क्योंकि जी, विपक्ष जिस तरीके से सर कमज़ोर आने लग हो गया था अपने आप में, बिल्कुल, ना ये सरकार के नैरेटिव को काट पा रहे थे, ना ये अपनी बात ही मजबूती से रख पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब जो सरकार चाहेगी हमें वही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इन बच्चों ने तो कमाल किया है मतलब, और बिल्कुल, इनसे जो छोटे बच्चे हैं वो और महा कमाल कर रहे हैं। तो ये देखना है कि आगे आने वाले समय में भारत का इतिहास कैसा लिखा जाएगा? ये बिल्कुल, बच्चे अब किस तरीके का भारत गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब हम इसको देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। सर आपका बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए। और आज लगातार मतलब बिहार से बहुत सारी तस्वीरें आ रही थी, डिटेन करने की अलग तस्वीर आ रही थी, वाटर कैनन इस्तेमाल होने की अलग तस्वीर आ रही थी। क्योंकि आप बिहार से हैं तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये तस्वीरें बिहार की राजनीति में किस तरीके का भूचाल मचाने वाली हैं। कहा जाता है कि बिहार जाति से निकल कर कभी वोट नहीं दे पाता है। सबसे बड़ी बीमारी बिहार की ये है कि जाति के आधार पर ही वहाँ पर चुनाव होते हैं, उसी के आधार पर निर्णय होते हैं। तो क्या ये जो प्रोटेस्ट था वो अब जाति से निकल कर यूथ की तरफ मूव कर रहा है? ये सारे मुद्दे थे बात करने के लिए। सर आपका बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप इतने देर तक तसल्ली से सुन रहे थे। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।